हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है सीटेट का फॉर्म फिल हो रहा है और आपको सीटेट के लिए क्या पढ़ना होता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर हो रहा है, यानी ये एनसीईआरटी का ही हिस्ट्री का चैप्टर है, यानी क्लास 8 का ये सेकंड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर में हमें पढ़ना है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये क्लास 8 का है हिस्ट्री, और आपका क्लास 6 और 7 का हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया गया है। आप वीडियो देख सकते हैं। आज हिस्ट्री में आपका यानी क्लास 8 के हिस्ट्री में आपका सेकंड लेसन है। फर्स्ट लेसन आपको कल करवा दिया गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए इसमें क्या कहा गया है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होते हैं। यानी इसमें बताया गया व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे हुई थी और उन्होंने कैसे कैसे बदलाव किए थे। तो देखिए मुगल बादशाहों में अंग्रेज औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकत और क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावशाली केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। उसके बाद है आपका 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक दिन में वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ था। तो देखिए आपको ये जो चित्र दिखाया गया है, ये इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि कैप्टन हेडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। यानी औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने भी मार डाला गया। उसके बाद है आपका पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। यानी पूरब में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो कैसे आई थी। तो देखिए ये आपको एक मैप दिखाया गया है। यहाँ पे ब्रिटिश आइसलैंड दिखाया गया है। यहाँ से वो लोग होते हुए कहाँ पे आए थे, मुंबई, मद्रास, भारत यानी कलकत्ता, और यहाँ तक पहुँचे थे। तो देखिए पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें। देखिए यहाँ से मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी, व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। इस जमाने में वाणिज्य की कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो वाणिज्य का क्या मतलब होता है, एक ऐसा व्यवसाय उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जा सकता है। उसके बाद देखिए अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो भी वह सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। उसके बाद वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने में इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं सदी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने चले लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। उनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय व्यापार बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उससे मिलने वाले मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें।
लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज ले डूबती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार करना शुरू कर देती है। कैसे? तो देखिए, पहली इंग्लिश कंपनी कब 1691 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में हेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहाँ उसे दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी में सौदागरों और व्यापारियों की फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की जमींदारी भी खरीद ली। इसमें से एक गाँव कालीकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। तो फरमान का क्या मतलब होता है? एक शाही आदेश होता है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई थी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते? तो देखिए, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाते स्थानीय नौकाएं विलियम स्पीसन द्वारा बनाया गया चित्र, यानी जो ये चित्र बनाया गया वो विलियम स्पीसन के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद है व्यापार से युद्धों तक, यानी व्यापार से युद्धों तक कैसा रास्ता था? तो देखिए, व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। इसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। उसके बाद है आपका, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गाँव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। तो देखिए, ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंत इस टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई थी। तो कठपुतली क्या होता है? ये एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे ही मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता था। उसके बाद देखिए, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कैसे हुआ था? तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाए। अब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश कंपनी पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाजों को घेर लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। उसके बाद है आपका, इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद से मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी।
मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि वह सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे आपको सिराजुद्दौला की एक फ़ोटो दिखाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए संपन्नता का आश्वासन, यानी इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षा को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की युद्ध लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता पर वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं यह खुद सोच रहा हूँ, अभिभूत हूँ कि समृद्ध रियासतों का पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित होगा। उसके बाद है आपका प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते हैं। आखिरकार उन्हें तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। अब जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। इसे बंगाल में से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटाने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता गया, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन ने सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल के दीवाने मिलने के बाद तो ब्रिटेन ने सोना लादने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला लेती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब कैसे बन बैठे। तो नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन उसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर रखी थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड में मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत में रवाना हुआ तो उसकी दौलत 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के दूसरे कार्यकाल में उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंप दिया गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहप्रद लगे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना ही सही होगा। उसमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से रहे थे। उनके सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वो भारत से ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस नहीं गए, उन्हें आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बना दिया गया है। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर उठाने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में इसका मजाक उड़ाया जाता था। उसके बाद है कंपनी का फैलता शासन। तो देखिए, यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उन्होंने किसी भी भारतीय रियासत पर अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया था।
बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगते थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उन्हें स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उस कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। उसके बाद देखिए रेजिडेंट की क्या क्या ताकतें होती थी। तो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा है कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, उसे यह हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट होती है, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चलता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव उथल पुथल पैदा हो जाता है। उसके बाद है आपका टीपू सुल्तान, शेर मैसूर। जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देता है, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझ में आई। हैदर अली शासनकाल 1761 से लेकर 1782 में और उनके विख्यात टीपू सुल्तान पुत्र टीपू सुल्तान शासक 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीद कर लाती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। उसके बाद है सुल्तान के इस कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1767 से 1779 तक, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। अब देखिए टीपू की कहानियाँ क्या है। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक मौके पर साथ नहीं दिया और उनकी कटार भी जमीन पर गिर गई थी। फिर भी टीपू ने निहत्थे शेर पर मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। इसकी राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर लगी होती है। अब देखिए टीपू का ये खिलौना है, यानी खिलौना शेर। यह टीपू की एक विशालकाय मशीनरी खिलौने की तस्वीर है। इसमें नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती है। अभी यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया। 4 मई 1799 के जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तब अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे। उसके बाद है मराठों से लड़ाई। मराठों से लड़ाई कैसे हुई थी? 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली में देश का शासन चलाने का मराठा का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडेंसी यानी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय होता है, जो पुणे में रहता है। महाजी सिंधिया और नाना फर्नांडिस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिससे कोई पक्ष जीत नहीं पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और
यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा के पुणे में से हटकर कानपुर के बाद पास बिठूर ने पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। उसके बाद है सर्वोच्चता का दावा। तो देखिए सर्वोच्चता का दावा कैसे हुआ था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रमण नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हैंगिस्टन, यानी जो ये लॉर्ड हैंगिस्टन है, आप फोटो देख सकते हैं, 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय। इसके बाद देखिए, लेकिन यह प्रक्रिया बैरोकोटक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कितूर, फिलहाल कर्नाटक में, के छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कितूर से संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी किया। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल ना जाए, उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज जब उत्तर पश्चिम भारत पर ही अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया गया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद है आपका विलय नीति। विलय नीति क्या है? तो अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस स्तर पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती तो उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग पर हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, यानी सतारा जो है 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 और नागपुर 1853 और झांसी 1854 को अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। उसके बाद देखिए आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस पर अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन के साथ से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों ने उसमें गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए थे। अब देखिए संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र है ये। देखिए अब गतिविधियाँ करनी है। उसके बाद देखिए ये आपका मानचित्र दिखाया गया। ये भारत 1797 का मानचित्र है और ये 1840 का मानचित्र है। उसके बाद है आपका 1857 का ये मानचित्र है। कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र कौन कौन से थे। तो जो ये येलो कलर से यानी पीले कलर से ये ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हैं और जो रेड कलर से वो क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। ये क्षेत्र कौन से थे? जिसमें अंग्रेजों का शासन नहीं था। उसके बाद देखिए नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हैंगिस्टन 1773 से 1750 से उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हैंगिस्टन के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे जिन्होंने प्रेसिडेंटी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंटियाँ थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, उसमें ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हैंगिस्टन ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय हैं। उसके बाद है 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत में मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में आती थी। तो देखिए काजी क्या होता है था? मुख्य न्यायाधीश। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था, जो काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। महाभियोग क्या था? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का ऊपरी सदन में उसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। इसे महाभियोग कहा जाता था। ये देखिए
वारन हैंगिस्टन का पर मुकदमा जब चला था तो ये सांसद थी उनकी, ये पार्लर का चित्र है, आरजी पार्लर द्वारा बनाया गया था चित्र। उसके बाद है एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.पी. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ते की अपील अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा रखता था। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बना, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया जाता था। उसके बाद है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी घोड़े सवार चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना के सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करवाती थी। उसके बाद 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो वह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसमें भी यह तरीका अपनाया गया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही यानी जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बनाया आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी। इसकी यह वजह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्टेड यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और उन्हें अब पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। उसके बाद 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सैनिकों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को कितनी आसानी से छोड़ सकते हैं? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिपाही मान सकते हैं? सिपाही क्या महसूस करते हैं? अपने जीवन और उनकी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनके सिपाहियों में किस तरह देखा गया। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक से दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद है निष्कर्ष क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते भौगोलिक और औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया तेज हुई। जब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था, भाप से चलने वाले जहाजों से यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी गई। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूसरे देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग पर आबादी और कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ये आज आपका लेसन 2 कंप्लीट हो गया है और लेसन 2 कंप्लीट, कल आपका लेसन 3 कंप्लीट होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।